नमस्कार। मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान, नई दिल्ली से। और हमारे साथ आज खास कार्यक्रम के खास मेहमान हैं डॉक्टर शरद कोहली, भारत के जाने माने इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री। कोहली साहब, स्टेट में हिंदी में सर आपका सादर स्वागत है। अभिनंदन आपको और स्टेट मिरर के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को मेरे ग्रीटिंग्स। थैंक यू। शरद कोहली साहब, जब जंग से मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया जूझ रहा है, इजराइल, ईरान, अमेरिका, फुर्सत नहीं है। ऐसे में ट्रंप ने एक खेल किया है कि उन्होंने $300 अरब की डील एक फाइनल कर दी है रिलायंस इंडस्ट्री, जो भारत की है, मुकेश अंबानी साहब का उसके साथ। और ये $300 अरब का सर सौदा इस जंग के बीच कहां ले जाके खड़ा करेगा? ये ट्रंप साहब और अमेरिका के फायदे की बात है, या सर इसमें कुछ भारत का भी भला होगा? बिल्कुल संजीव, पहले तो मैं इसके डिटेल्स के बारे में बात करने से पहले ये बताना चाहूंगा कि अभी तक आधिकारिक तौर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से कोई भी ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई भी ऐसी कॉन्फर्मेशन नहीं आई है। मैं कल जब से ये डील हुई थी उसके बाद से इंतजार कर रहा हूं। कल मैंने एक अन्य नेशनल अखबार को भी इंटरव्यू दिया था इस सिलसिले में, और उन्होंने भी इस बात को मुझे कंफर्म किया कि अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया है। और अभी भी आज भी, क्योंकि स्टॉक मार्केट भी खुलती है तो ये खबर स्टॉक मार्केट के लिए भी बड़ी खबर होती है, तो कोई ऐसा आधिकारिक मुझे सुनने को नहीं मिला। ट्रम्प साहब के ट्रुथ सोशल पर जरूर ये पढ़ने को मिला है, जहां से जिस कारण से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं और जिस कारण से आज कुछ समाचार पत्रों ने भी इसको रिपोर्ट किया है। मैं ठीक कह रहा हूँ और गलत कह रहा हूँ, बिल्कुल, मैं बताइए। आपकी बात से सहमत हूं सर। अब आते हैं मान लेते हैं ट्रम्प साहब ठीक बोल रहे हैं, यहीं से हम गाड़ी को आगे शुरू करते हैं कि ट्रम्प साहब जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ट्रम्प साहब की बात के आगे ये बात लगानी जरूरी होती है कि क्या बात वो ठीक कह रहे हैं, क्या बात वो अभी टिकेंगे उस पे, किस पे नहीं टिकेंगे। तो देखिए, दोनों ही पक्ष से मुझे फायदेमंद लग रही है। पहले अमेरिका के पक्ष से बात करते हैं। टेक्सास ऑयल के लिए जाना जाता है, अमेरिका की ऐसी स्टेट है। मुझे वहाँ ह्यूस्टन है जगह, मुझे वहाँ जाने का मौका मिल चुका है 2-3 बार। तो ऑयल रिफाइनरी है बहुत बड़ी। 50 साल से कोई नई रिफाइनरी, मुझे जाते हुए करीब 20-25 साल हुए होंगे, पर 50 साल से कोई नई रिफाइनरी टेक्सास में नहीं लगी थी। वहां पे जो रिफाइनरी लगी हुई है, और पहली बात। दूसरी बात, मैं ये स्टेट मिरर के फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को बताना चाहूंगा कि अमेरिका में जो तेल निकाला जाता है और मिडिल ईस्ट में जो तेल निकाला जाता है या भारत में निकाला जाता है, अमेरिका की टेक्नोलॉजी बिल्कुल अलग है। उसको हम शेल कहते हैं। तो अमेरिका में क्या है कि नॉर्मली आप जहां पर जैसे तेल का कुआं है, तो आप सीधा वहां पर बोरिंग करते हैं और वहां नीचे एक पाइप डालते हैं और आपको तेल मिल जाता है, और तेल आप वहां से ऊपर खींचना शुरू कर देते हैं। अमेरिका के पास जो टेक्नोलॉजी है उसको शेल कहते हैं। उसमें खासियत ये है, बाकी उसमें बारीकियां कई भी हैं, उसके बारे में फिर कभी बात कर लेंगे, पर मेन चीज ये है कि वो ऐसे घूम के टेढ़ी जाके ऐसे जाके कहीं से ऑयल को निकाल लाती है। ये अमेरिका की उसको शेल टेक्नोलॉजी वहां पर बोलते हैं। उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है, और भी है। तो अमेरिका को 50 साल से कोई रिफाइनरी नहीं आई थी, शेल टेक्नोलॉजी थी, उनको बड़ा एक निवेशक चाहिए था। और $300 बिलियन का मतलब है हम 27 लाख करोड़ से भी ज्यादा की बात कर रहे हैं रुपए में। 20 साल में ये इन्वेस्टमेंट की जाएगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ट्रम्प साहब ऐसे तो जब बोलते हैं ये नहीं समझ में आता कि वो इन्वेस्टमेंट के बारे में बोल रहे हैं या वहां से जो आउटपुट निकलेगी उसके बारे में बोल रहे हैं। ये भी एक संदेह था कल, अभी तक बल्कि संदेह बना हुआ है, क्योंकि जब तक रिलायंस से आधिकारिक, देखिए, जिसके जेब से पैसे निकलने हैं वो भी तो कहे ना कि मैंने देने हैं। जिसने लेने हैं, जिसके आने, वो तो कह रहा है मुझे मेरे पास आएंगे, पर जिसने देने हैं, ज्यादा मुख्य, ज्यादा पैरामाउंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट वो होता है। तो ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि 27 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आएगी रुपए में। या ये पूरे 20 साल में फैली हुई होगी, या ये उस आउटपुट की वैल्यू होगी। खैर चलिए, जब तक रिलायंस से आता है तब तक हम इसके फायदे नुकसान क्योंकि बात करने बैठे हैं। तो अमेरिका में इतना बड़ा निवेश आएगा, बहुत अच्छी बात है अमेरिका के लिए। और वो तो ट्रम्प साहब तो चाह ही रहे हैं। जितनी उन्होंने आज तक ट्रेड डील करी, इस गन ऑन दी हेड रख के हुई कि भाई आप इतना हमारे यहाँ निवेश करिए, अमेरिका में प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, फैक्ट्री नहीं लग रही है। वो चाह रहे थे कि अमेरिका में निवेश आए अपने मागा के अंतर्गत, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो उनकी मुहिम थी, जिसके बिना पर वो इलेक्ट होके आए थे। टोपी भी पहनते थे वो मागा की। तो ये अमेरिका के फायदे की बात है। और अमेरिका में नया निवेश आने का मतलब है एक नई रिफाइनरी, क्योंकि टेक्सास की रिफाइनरी, संजीव, ये भी देखना है कि वो बहुत, उसके इक्विपमेंट बहुत पुराने हो चले थे। मैंने स्वयं जाके देखा, वहां कुछ जंग खाने लगे थे, उसको वो मेंटेन करे थे, वगैरह वगैरह। अब ज्यादा जरूरी बात आती है कि इसमें इंडिया को क्या फायदा है, अंबानी साहब को क्या फायदा है।
सर मैं बीच में एक मिनट रोकना चाहूंगा शायद कोहली साहब, तो क्या ये पुरानी जो रिफाइनरी थी जंग लगी हुई, उसकी जंग साफ करने के लिए क्या रिलायंस को इन्होंने हायर किया होगा या पार्टनर बनाया होगा अमेरिका फर्स्ट रिफाइनिंग की ओर से? जो लगाई जा रही रिफाइनरी, इसका सिर्फ इस्तेमाल करेंगे, यूज करके और फेंक देंगे, ये चांसेस बन रहे हैं आपकी बात से? तो एक पुरानी रिफाइनरी में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कराना इंडियन किसी एजेंसी से, वो भी रिलायंस जैसी इंडस्ट्री, सर बहुत बड़ी रकम है। नहीं, पुरानी रिफाइनरी का जंग हटाना नहीं था, एक नई रिफाइनरी लगाना था। आपका सवाल ये रेलेवेंट हो सकता है कि पुरानी थी तो उनको एक नई चाहिए थी, तो रिलायंस को फंसा लिया, आओ भाई तुम आके लगाओ। शायद आपका सवाल यहीं से निकल के आ रहा है। जी। और दूसरा, अमेरिका को इसमें एक और फायदा था। पहले अमेरिका का एक और जरूरी फायदा मैं आपको बताऊं, ये फायदा कहीं से निकल के आ रहा है। तो अगर वेनेजुएला में जो ऑयल निकलता है संजीव, जी। वेनेजुएला का ऑयल सावर क्रूड बोलते हैं उसको। जैसे मिडिल ईस्ट में जो निकलता है उसको ब्रेंट बोलते हैं। वो स्वीट होता है, स्वीट मतलब मीठा, उसको खाते तो नहीं है, पर स्वीट का यहाँ पर अर्थ होता है उसकी रिफाइनिंग आसान होती है, उसकी आउटपुट भी ज्यादा होती है, वो बहुत नरम होता है, मुलायम होता है, उसमें जल्दी तेल निकल आता है। जबकि वेनेजुएला में जो ऑयल निकलता है और टेक्सास में जो ऑयल निकलता है, उस ऑयल को हम बोलते हैं वेस्टर्न टेक्सास इंटरमीडिएट, WTI। और जब भी आप क्रूड ऑयल की प्राइसेस आजकल बहुत चर्चा में है, जब भी आप क्रूड ऑयल की प्राइसेस देखेंगे तो आपको हमेशा दो प्राइस दिखाई देंगी, एक ब्रेंट की दिखाई देगी और एक WTI की प्राइस दिखाई देती है। WTI का क्रूज थोड़ा सा जो वो होता है, वो उसका वो स्वीट क्रूड नहीं होता, सावर क्रूड होता है, वो हार्ड होता है, उसमें से आउटपुट भी कम निकलती है और हर रिफाइनरी उसको नहीं निकाल सकती। उस क्रूड में से हर रिफाइनरी ऑयल नहीं निकाल सकती। जामनगर की रिफाइनरी मानी हुई है दुनिया में रिलायंस की, जो कि इस टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट है। तो उन्होंने वेनेजुएला से ऑयल लिया, प्लस टेक्सास में जो ऑयल निकलता है वो WTI कैटेगरी, तो उनके पास रिफाइनरी कम थी कि वेनेजुएला का अब ऑयल अब उनका हो गया, मान के चल रहे हैं। तो उनको चाहिए था कि एक रिफाइनरी यहां पर आए जो कि वेनेजुएला का जो हमारे हाथ ऑयल लगा है उसको भी रिफाइन कर पाए। और टेक्सास की, जैसा कि मैंने कहा, रिफाइनरी कम है, कैपेसिटी भी कम है और पुरानी भी हो चली है। ये तो रहे अमेरिका के फायदे। अब आते हैं रिलायंस के फायदे। अब देखिए, जो अभी खाड़ी में हो रहा है, मिडिल ईस्ट में हो रहा है, हम लोग लिटरली ब्लैकमेल हुए पड़े हैं इस समय। एक हमारा जहाज थाईलैंड से आ रहा था, उसको उड़ा दिया ईरान ने कल। स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर रखा है, आप देख रहे हैं हाहाकार मच रहा है गैस सिलेंडर्स की लाइन में। कुछ दिन में ही आपको पेट्रोल डीजल में भी दिक्कत आती है, आपको दिख सकती है। क्रूड फिर से $100 के आसपास पहुंच चुका है, जो कल $88 आ गया था। तो एहसास ये हुआ अंबानी साहब को कि उनका ज्यादातर ऑयल रिफाइनरी में मिडिल ईस्ट से आता था। उनको एहसास होने लगा ये खाड़ी युद्ध, और ज्यादातर लोग ये मान रहे हैं संजीव, शायद आप भी जर्नलिज्म से आते हैं, इस बात को स्वीकार करेंगे। मुझे अब ये मिडिल ईस्ट की लड़ाई थमती हुई नहीं दिख रही है। मतलब ठीक है, लड़ाई बंद हो जाएगी, पर एक चिंगारी लग चुकी है और ये मिडिल ईस्ट में बहुत लंबी जाएगी। ये मिडिल ईस्ट को कहाँ लेके जाएगी हम नहीं कह सकते, पर पहले वाली बात तो अब कभी नहीं रहेगी। इट विल नेवर बी द सेम अगेन, जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं, तो वो तो कभी नहीं होने वाला है। तो एक बिजनेसमैन जो होता है वो बहुत दूर की सोचता है। उनको ये लगा कि अब जो रिफाइनरिंग के लिए हमारे पास क्रूड बैरल्स आते हैं, वो मिडिल ईस्ट में आने में दिक्कत हो रही है। कल कोई दिक्कत अभी ठीक भी हो गई, फिर दोबारा आ सकती है, फिर आ सकती है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे रीजन में जाया जाए जो कि रिफाइनिंग के लिए जाना जाता है, जहां पर हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है जामनगर में, उस टेक्नोलॉजी का हम भरपूर प्रयोग कर सकते हैं। तो उन्होंने टेक्सास को चुना। ब्राउन्सविल जगह है टेक्सास में, जहां पर ये रिफाइनरी लगाई जाएगी। और शेल टेक्नोलॉजी, क्योंकि सावर क्रूड को रिलायंस का रिफाइन करने में एक्सपर्टीज है, तो उन्होंने वहां जाके निवेश करना उचित समझा। तो पहला, टेक्नोलॉजी डाइवर्सिफिकेशन, कि हम ब्रेंट क्रूड से हटके हम सावर क्रूड की तरफ भी हम अपने आप को तैयार करें। दूसरा, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन, कि हम मिडिल ईस्ट पे ना डिपेंड करके ऐसी जगह जाएं। और तीसरा, जो 2 अप्रैल 2025 के बाद से अमेरिका और हमारे रिलेशनशिप स्ट्रेस में थे ट्रेड डील टैरिफ की वजह से, तो उसमें भी कुछ स्टेबलाइजेशन आएगा। तो एक तीर से दो निशाने, एक तरफ हमें टेक्नोलॉजी, बल्कि 3 निशाने, एक तरफ टेक्नोलॉजी, एक तरफ डाइवर्सिफिकेशन, और दूसरी तरफ अमेरिका से हमारी स्टेबलाइजेशन हो जाएगी। परंतु देखिए, अब कोई अगर ये कह सकता है, आज हो सकता है संसद में या कोई नेता इस बात को उठाए कि भाई आपने ट्रम्प साहब के धमकी देके, क्योंकि हमारे दो, आपको याद होगा ये चलता है कि अडानी, अंबानी, मोदी साहब, ये वो सारा नैरेटिव चलता रहता है। आपको पता है विपक्ष जो है लगातार इस प्रकार की बातें करता है। तो भाई मोदी जी ने कहा होगा अंबानी जी को कि जाओ तुम वहां लगाओ, ट्रम्प साहब को खुश कर दो, वो खुश। तो मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि ट्रम्प साहब मात्र 2028 तक है, और रिफाइनरी लगाने लगाने में
2-3 साल लगेंगे। ये रिफाइनरी ऐसे नहीं कि आज कमिट किया और आपके पास कल रिफाइनरी खड़ी हो जाएगी, तब तक तो ट्रम्प साहब गद्दी पे होंगे भी नहीं। तो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक डिसीजन है डाइवर्सिफाई करने का। संजीव। सर मैं आपके ही बातचीत से सवाल निकल कर आ रहा है कि क्या ये समझौता जो हुआ रिफाइनरी का $300 अरब का रिलायंस और अमेरिका के बीच, ये क्या ट्रंप के कुर्सी से जाने पे खतरे में भी पड़ सकता है? आप ये कहना चाहते हैं? देखिए, किसी भी देश में जब निवेश आता है संजीव, तो निवेश किसी भी देश के लिए अच्छा है। कोई भी सरकार हो, रिपब्लिकन की हो या डेमोक्रेट्स की हो, अमेरिका में दो ही पार्टी मेन चलती है। तो अगर यहां से मान लीजिए आगे जो उम्मीद लग रही है मुझे, शायद डेमोक्रेट्स वापस आ जाएं। 1 साल में ही ट्रम्प साहब ने वहां का पूरा माहौल ही बदल दिया, पॉलिटिकल उनकी अप्रूवल रेटिंग गिर चुकी है। तो रिपब्लिकन्स आए या डेमोक्रेट्स आए, मुझे नहीं लगता संजीव के अमेरिका जैसा कैपिटलिस्ट देश जो है वो इस प्रकार का निर्णय लेगा कि ये पिछली सरकार का दिया हुआ अप्रूवल है, अब यहां से भाग जाओ। ऐसा नहीं होता है। शरद जी, जो अमेरिका पिछले साल भारतीय नागरिकों को हथकड़ियों में बांध के बेड़ियों में जकड़ के भारत भेज रहा है, शर्म नहीं खा रहा उस वक्त? भारत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया होती है नहीं होती है, ये आप एक तरफ रख दीजिए। ट्रंप ने जो किया अगर उसी पे नजर रखें, क्योंकि सौदा ट्रंप ने किया है रिलायंस के साथ, ठीक है। ऐसी स्थिति में जहां आपके देश के लोगों को बांध के बेड़ियों में लाके फेंक दिया जाता है कि थामिए आप अपनों को, जहां टैरिफ में हिला दिया जाता है दुनिया में भारत को, आखिर फिर इतनी मोटी रकम रिलायंस इंडस्ट्रीज को अमेरिका में ही लगाने के लिए जगह बची? ये कुछ कमजोरियां हैं हमारी, हम कहां जा रहे हैं सर? ये पैसा क्या किसी और देश में लगाते तो बेहतर होता, किसी दोस्त देश में लगाते तो बेहतर होता? यह सब कुछ अब ट्रंप के नीचे ही चल रहा है। हमारा स्टीयरिंग जो है वो ट्रंप के हाथ में। क्या ये पैसा रूस में नहीं डाइवर्ट हो सकता था? वहां क्या जरूरत नहीं? वहां क्या तेल नहीं है उपलब्ध वहां पे? रिलायंस इतना पैसा रूस में क्यों नहीं लगा पाया? ट्रंप के साथ मैं अमेरिका में क्यों? मैं मैं एक कदम आपने जो कहा उससे एक कदम और आगे जाता हूं। भारत में ही लगा देते। अरे भारत में लगाते तो भारत में कितनी नौकरियां पैदा होती वगैरह वगैरह। पर मुझे लगता है कि ये संजीव देखिए, ये निर्णय मुकेश अंबानी साहब का है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का है। तो ये तो वो बेहतर जानते हैं। मैं तो एक आर्थिक विश्लेषण करते हुए जो मुझे लग रहा है किस कारण से, क्योंकि देखिए कोई भी बिजनेसमैन संजीव, एक भी रुपया जब तक उसको फायदा ना दिख रहा हो वो नहीं करेगा। वो तो गुजराती बिजनेसमैन है, आपको पता है अंबानी साहब। तो जो गुजरात से आते हैं वो कभी भी कच्ची कच्ची गोली नहीं खेलते हैं, इसको एक गांव की भाषा में बोला जाता है। तो मुझे लग रहा है कुछ सोच समझ के उन्होंने लॉन्ग टर्म में डिसीजन लिया होगा। मुझे ऐसा नजर आ रहा है संजीव, देखिए खाड़ी के देश, बहरीन, ओमान, कतार, कुवैत, सऊदी अरेबिया, यूएई, जॉर्डन, खाड़ी के देश में मुझे अब ऑयल का भविष्य नजर नहीं आ रहा है। ये मैं उस बात से हट के कह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अंबानी साहब को डिफेंड कर रहा हूं। मैं उनका प्रवक्ता, ना मुझे वो कोई फीस देते, ना मेरा कोई उनमें इंटरेस्ट है, ठीक है कि नहीं। पर मैं एक जनरल एनालिसिस कर रहा हूं कि शायद ऐसा उनके दिमाग में रहा होगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट में मुझे अब पहले वाले हालात कभी भी नहीं होंगे, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। जुड़े तो गांठ पड़ जाए, आपने सुना होगा, प्रेम की डोर ऐसी जुड़े टूटे से ना टूटे, और टूट जाए तो थोड़े जुड़े तो से फिर गांठ पड़ गांठ पड़े। जाए। वो पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। तो मिडिल ईस्ट मुझे लगता है यहां से आगे जलता रहेगा। वहां पर आग के शोले भड़कते रहेंगे, वहां पर इंतकाम की आग भड़कती रहेगी। तो एक बिजनेसमैन क्या करता है, उसको जब दूरदर्शिता में दिखाई देता है तो वो किसी ऐसे इलाके में, आपने कहा कि रशिया में क्यों नहीं लगाया, अब ये तो अंबानी साहब को आप स्टेट मिरर पर लेके आइए या हमारी रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्पोक्स पर्सन को लेके आइए, तो वो बेहतर समझा पाएंगे कि उन्होंने स्ट्रेटेजिकली क्यों निर्णय लिया। शरद कोहली साहब, आप बहुत संतुलित बोलते हैं एक अर्थशास्त्री होने के नाते। ना इधर में ना उधर में, और इफ एंड बट में तो आप बिलीव कभी करते ही नहीं हैं। आपके अगर 200 वीडियो जी। देखे जाए तो क्लियर कट है। भारत के पूर्व वित्त मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट में यशवंत सिन्हा से मेरी बात हुई। वो कह चुके हैं कि अंबानी और अडानी, यानी कि रिलायंस और अडानी साहब की कंपनियां, ये मोदी जी के और बीजेपी के दो एटीएम हैं जो चंदा सीधे नहीं लेते हैं। उन्होंने खुल के कह दिया, भारत का विदेश मंत्री कह रहा है, यहां सर पक्ष विपक्ष, विरोधी, दुश्मन, पॉलिटिकल, ये सब नहीं देख रहा। लेकिन सर अगर भारत का कोई वित्त मंत्री ये कह दे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज मौजूदा हुकूमत या मौजूदा प्राइम मिनिस्टर के एटीएम है, तो सर सवाल फिर वही खड़ा होता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है
कहाँ खड़ी है, किस मुकाम पे खड़ी है। आपने कहा कि वो अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से गई है, मैं मानता हूं सर, जो बिजनेसमैन है जो पैसा लगाता है वो अपने लिए लगाता है, दूसरे के लिए नहीं लगाता है, बिल्कुल सही है। लेकिन सर, क्या इन बिजनेसमैन को सर देश पहले नहीं है, बिजनेस पहले है? क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज बिल्कुल भूल गया? मैं ये नहीं कहता, मैं पॉलिटिकल उसमें नहीं जाना चाहता सर, आपको भी नहीं ले जाना चाहता कि मोदी जी ने कहा होगा, गवर्नमेंट ने कहा होगा अमेरिका को खुश करने के लिए आप वहां पे इतना पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए। मैं सर रिलायंस की बात करता हूँ, एक इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। रिलायंस क्या भारत का नहीं है सर? रिलायंस क्या पाकिस्तान का है, चीन का है, बांग्लादेश का है? देखिए, ये जवाब जैसा मैंने कहा, एक तो मैं बहुत एपॉलिटिकल व्यक्ति हूं। मेरा किसी पार्टी से कोई कोई भी नाता नहीं है। जो जो पार्टी की कोई अच्छी आर्थिक नीति होती है, मैं उसके पक्ष में बोलता हूं। अगर मुझे लगता है वो जनहित में, देश हित में है, तो मैं उसमें बोलता हूं। अगर मुझे वो देश हित के खिलाफ लगती है तो मैं उसके खिलाफ बोलता हूं। आपने जितनी बातें कही कि ऐसे वक्त में जब अमेरिका ने हमें इतना प्रताड़ित किया है, पिछले 1 साल में इतना स्ट्रेस दिया है, टैरिफ का हो, H1B वीजास का हो, हथकड़ियां डाल के वहां से इमिग्रेंट्स को निकालने का हो, बेइज्जती करके और उनको अपमानित करके निकालने का हो, तो ऐसे वक्त में रिलायंस इंडस्ट्रीज को ऐसी ही कंट्री से क्यों प्रेम हुआ कि वहां जाके इतना बड़ा अमाउंट, 27 लाख करोड़, भले ही 20 साल में है, जितने भी साल में है, तो वहां जाके लगाने का। तो देखिए, जैसा मैंने कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के मन में क्या कंसिडरेशंस रहे होंगे। कल मैंने दो अखबारों को और 3-4 चैनल्स को इस संबंध में मैंने बातचीत करी। उस सब में मैंने यही कहा, मैंने कहा देखिए, अगर आप मुझसे पूछें कि आपको इकोनॉमिक तौर पर, बिजनेस के तौर पर कोई रिलायंस इंडस्ट्रीज को फायदा नजर आता है इसमें, तो उस पे मैंने मैंने कहा मैं डीप विश्लेषण करके देख लेता हूं कि मुझे क्या। तो एक मुझे मिडिल ईस्ट वाली समस्या दिखाई दी कि मिडिल ईस्ट के वजह से वहां पर अब खतरा बन गया है। उनका सारा का सारा बिजनेस ज्यादातर मिडिल ईस्ट से आते हुए ऑयल के सहारे चलता है। और जामनगर में रिलायंस, उस रिफाइनरी में मैं गया हुआ हूँ और मैंने पूरा उसको अंदर घूम के देखा है। पूरा एक शहर है, रिफाइनरी क्या है, पूरा का पूरा शहर है। बल्कि आपको एक पर्सनल वाकया सुनाऊं। एक दफे मैं द्वारका जा रहा था, उस रिफाइनरी के आगे से, आज से करीब 17-18 साल पहले की बात है। और एक कार में मैं जा रहा था, उनके रिफाइनरी के गेट के आगे मेरी कार का हेड ऑन एक्सीडेंट हो गया था। मुझे दूसरा जन्म मिला। रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिफाइनरी के गेट के, रिलायंस इंडस्ट्री के गार्ड ने आके बाहर मुझे स्ट्रेचर पे उठाया था। तो मैं उसमें, ये तो मैं द्वारका जा रहा था, मुझे खैर मेरे परिवार समेत मुझे वापस एयर एम्बुलेंस से लाया गया था। मेरे शुक्र सर में भगवान। चोट लगी थी। ये तो भगवान की कुछ कृपा थी, मेरा दूसरा जन्म हुआ। तो 8 अगस्त का ये वाकया है, मुझे याद है, सन 2005 या 6 की बात है। तो कुल मिला के देखिए, मैंने जब विश्लेषण किया इस पे संजीव, तो ये निकल के आया कि एक मिडिल ईस्ट का कारण हो सकता है। एक ये कारण हो सकता है कि ये जो सावर क्रूड है, ये जो क्रूड मीठा नहीं होता है, इस क्रूड को रिफाइनिंग की क्षमता, इसके रिफाइनिंग चार्जेस भी ज्यादा लगते हैं बाय द वे, इसलिए कॉस्टली होता है। ये क्षमता सिर्फ जामनगर और रिलायंस के पास है। और ट्रंप साहब ने इस बात को बोला कि उनके पास इंडिया की वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। तो ये कारण हो सकता है। शेल टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं, ज्योग्राफिकली वो डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, और टेक्सास ऑयल के लिए जाना जाता है। ये 2-3 कारण। और चौथा जो बात आई कि इंडिया और अमेरिका के रिलेशन जो स्ट्रेस में है, तो शायद अंबानी साहब को अपने आप लगा होगा, या सरकार उनको सपोर्ट करती है, वो सरकार को करते हैं, मुझे नहीं मालूम। उनको ये लगा होगा कि जो हमारे और अमेरिका के इतने रिलेशन स्ट्रेस में इसी वजह से है। ट्रंप साहब की यही शिकायत रहती है, भाई हमारे यहाँ के निवेश करो, हमारे यहाँ के फैक्ट्रियां लगाओ, हमारे यहाँ के मैन्युफैक्चरिंग शुरू करो। तो उनको लगा होगा कि चलो, मेरा एक तीर से 2 निशाने लग जाएंगे। एक तरफ मैं डाइवर्सिफाई कर जाऊंगा, शेल टेक्नोलॉजी में चला जाऊंगा, मिडिल ईस्ट से हट जाऊंगा, और दूसरी तरफ कुछ भारत और अमेरिका के संबंध भी इससे थोड़े से शांत हो जाएंगे। परंतु परंतु एक जरूरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आज सुबह की है। ये खबर तो कल की है। आज सुबह की एक खबर आपको बताना चाहूंगा कि अमेरिका ने 16 देशों पर सेक्शन 301 यूएस ट्रेड एक्ट 1974 के अंतर्गत 16 देशों के खिलाफ टैरिफ लगाने के लिए इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर दी है। उन 16 देशों में भारत का भी नाम है। तो आप देखिए कि अगर वाकई ट्रंप साहब खुश होते इस सारी बात से जो आप कह रहे हैं, तो ट्रंप साहब, जैसा मैंने कहा कि ट्रंप साहब पे, बल्कि मैं तो ये कहूंगा संजीव, मैं अमेरिका को ही ट्रस्ट नहीं करता। अमेरिका किसी का सगा नहीं है। ये दुनिया में किसी का सगा नहीं है। ये कभी कभी किसी का सगा हो ही नहीं सकता। तो देखिए ना, 16 देशों में भारत का नाम है वो। और ये सेक्शन 301 ये कहता है, बाय द वे, जो लोग नहीं जानते हैं, सेक्शन 301 कहता है कि इन्वेस्टिगेशन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन होगी। और उसमें ये पाया गया कि कोई देश हमारे खिलाफ अनफेयरली अपने यहाँ सब्सिडी दे के किसी भी तरीके से हमारे यहाँ अपना सामान कम टैरिफ पे भेज रहा था, तो उस पर हमें अधिकार है
ज्यादा टैरिफ लगाने की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनके पहले वाली टैरिफ पॉलिसी जो आईईपीए के अंदर अंतर्गत थी वो तो बाहर फेंक दिया उठा के। तो अब वो नए नए सेक्शन ढूंढ रहे हैं। तो देखिए ट्रंप साहब ने आज सुबह, कल ये घोषणा हुई, आज सुबह ट्रंप साहब ने भारत को उन 16 नेशंस में डाल दिया जिनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की जाएगी सेक्शन 301 में। तो आप देख लीजिए अब क्या हालत है। तो अब ये देखिए अंबानी साहब जवाब देंगे इस बात का, अंबानी साहब के नुमाइंदे जवाब देंगे, अंबानी साहब जवाब देंगे। सर, मुकेश अंबानी और रिलायंस को जवाब देने की जब तक हुकूमत हिंदुस्तान में मौजूदा है तब तक कोई जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं, एक पत्रकार होने के नाते आप अर्थशास्त्री हैं, आप बहुत संतुलित बोलते हैं, संतुलित मैं भी बोलता हूं, लेकिन सर मेरी साफ गोई में और आपके में थोड़ा सा अंतर है कि डरते आप भी किसी से नहीं है, लेकिन आप एक अर्थशास्त्री हैं, आप वो बात करते हैं जो आपको बोलनी चाहिए। लेकिन एक पत्रकार को सर सब बात बोलनी चाहिए, सच और झूठ। उस नजरिए से मैं बोलता हूं कि कहीं ना कहीं सर इसमें आपके भारतवासी बंद के आते हथकड़ियों में आप खामोश, आप पे टैरिफ लगाया जाता है दुनिया में सबसे ज्यादा, आप खामोश। आपको इसराइल जबरदस्ती भेजा जाता है 40 घंटे पहले आपके प्राइम मिनिस्टर को इंडिया के, और उसके बाद ईरान और इसराइल की वार हो जाती है, उसमें भी अमेरिका का हाथ कहा जाता है। कितने गिनाए सर, पाकिस्तान और भारत का जब ऑपरेशन सिंदूर भारत ने किया पाकिस्तान पे, उसमें भी आया कि साहब जब पाकिस्तान घुटनों पे आ गया, उसमें ट्रंप साहब ये क्रेडिट ले रहे थे कि उन्होंने भारत को दबा के समझा के रोक दिया था, इसलिए जंग बच गई। और उसके बाद वो पाकिस्तान ऐसे, मतलब शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहूंगा ट्रंप के लिए, इतना ही कहना चाहूंगा कि जो आदमी सुबह का भूला शाम को लौटाए और शाम का भूला सुबह लौटाए, ट्रंप साहब तो पता नहीं कब भूलें और कब लौट के आए, यही नहीं पता कहां लौट जाएं अपने बारे में। मैं मैं एक बात आपकी सारी बातें ठीक थी, आपने जितनी बात कही सब ऑन रिकॉर्ड है, और ये सारी घटनाएं जग को विदित हैं, मैं मानता हूं इस बात को। पर मुझे आप एक बात बताइए, अब ये मैं सरकार का पक्ष लेके नहीं बोल रहा, मैं डिप्लोमेसी के लिहाज से बोल रहा हूं। दो व्यक्ति लड़ रहे हैं, एक व्यक्ति, इस संदर्भ में नहीं, मैं जनरल बात कर रहा हूं, एक व्यक्ति सनकी है। सनकी से मेरा मतलब है कि कुछ पता नहीं कब क्या कर दे, अटपटी सी बातें करते हैं, और बेतुकी बातें होती हैं, बे टाइम पे होती हैं, फिर अपने आप पे पलट भी जाते हैं। दूसरा व्यक्ति क्या है, दूसरा व्यक्ति उसको उसको उसका ये व्यवहार देख रहा है, और वो लड़ने की कोशिश कर रहा है लगातार, हमें प्रिक करने की, कभी जंजीरों में डाल के भेज, कभी लगातार भारत को प्रिक करने की, भारत को चुभोना होता है ना, कि आप उकसाएं उकसाएं भारत को, कि भारत को जैसा बोले। पर दूसरा व्यक्ति क्या करता है कि चुप रहता है, चुप रहता है और दूसरे के सनकपने को देखता रहता है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये दुनिया के बड़े डिप्लोमेट से मेरी बात हुई, भारत के रिटायर्ड डिप्लोमेट से ही नहीं केवल संजीव, दुनिया के बड़े डिप्लोमेट से मुझे पिछले कुछ महीनों में बातचीत करने का, उठने बैठने का मौका मिला। उनसे मैंने जो आपने बातें कही, ये सारी बातें मैंने उनसे करी। उन्होंने कहा कि अगर दो व्यक्ति डील कर रहे हैं, एक सनकी है और एक समझदार है, तो समझदार आदमी समझदार कब कहलाएगा? जब वो सनकी आदमी की वो सारी सनक भरी बातों को दरकिनार करके उसको चुप रहेगा, और वो ये जानता है कि ये सनकी व्यक्ति ज्यादा दिन तक वहां पर टिका नहीं रहेगा, ये कुछ दिन तक है, ये हमेशा के लिए नहीं है। दूसरी बात, अमेरिका से हमारे जो रिश्ते हैं वो खाली डोनाल्ड ट्रंप नहीं है संजीव, अमेरिका से हमारे रिश्ते बहुत ज्यादा गुथे हुए हैं। हमारे लाखों के हिसाब से वहां इंडियंस रहते हैं, उनकी कंपनियों ने भारत में निवेश किया हुआ है। आज संजीव माफ कीजिएगा, आप और हम जिस माध्यम से हमें लोग सुन रहे हैं, क्षमा कीजिएगा इस बात पे, जो आपको और हमारी बातचीत सुन रहे हैं, वो प्लेटफॉर्म कहाँ का है, मैं ये सवाल करता हूं। आप जिस सोशल मीडिया पे इस वीडियो को डालेंगे, वो प्लेटफॉर्म कहाँ का है? आप जहां से ऑनलाइन आप और आपके बच्चे ऑर्डर करते हैं सामान, वो प्लेटफॉर्म कहाँ का है? ठीक है, आप जहां का बर्गर खाते हैं वो कहाँ का है? गर्मी लगती है, गर्मियों में जब आप कोला मंगाते हैं, वो कोला कहाँ की है? तो मुझे लगता है अमेरिका हमारे से एक नेचुरल अलाई है। ये मैं अब ट्रम्प साहब से को भुला के, ट्रम्प साहब को एक तरफ करके बात कर रहा हूं, और ट्रम्प साहब तो अब आए हैं, ये मैं दशकों पुरानी बात कर रहा हूं। बहुत ही क्लोज रिश्ते हैं, और निरंतर मेरी रिपब्लिकन से भी बात हुई, कुछ व्हाइट हाउस में मुझे लोग जानते थे अप्रत्यक्ष रूप से, उनसे मैंने बात करी। वो कहते हैं हम हर चीज को ट्रम्पोमीटर से नाप के नहीं दे सकते, भारत और अमेरिका के रिश्ते से कहीं ऊंचे हैं, बहुत ज्यादा ऊंचे हैं। इतना स्पेस में कोलैबोरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कोलैबोरेशन, इनोवेशन में कोलैबोरेशन, अमेरिकी कंपनियों का यहां पर निवेश, गूगल, amazon, माइक्रोसॉफ्ट, पेप्सी, कोका कोला, मैकडोनल्ड्स, मैं लिस्ट गिनवाता जाऊं तो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर का यहां पर अमेरिकन कंपनीज का निवेश है।
इसी प्रकार भारतीय कंपनियों का, आपका इंफोसिस का ऑफिस अमेरिका में, टीसीएस का ऑफिस अमेरिका में, एचसीएल टेक का ऑफिस, इन सब ऑफिसेज में मेरे मित्र हैं जो काम करते हैं। बाकायदा प्रॉपर ऑफिसेज हैं जहां पर इंडियंस भी अमेरिकन भी साथ के साथ काम करते हैं। खाने पीने की चीजें हम उनको भेजते हैं, कपड़ा हम उनको इतना भेजते हैं, जूते, लेदर, फुटवेयर, कितनी सामान। तो मुझे लगता है हम दो देशों के इतने मजबूत और दशकों के रिश्तों को खाली ट्रम्पोमीटर से ना नापे। ये आपको जो मैं बात कहना चाह रहा था। ट्रम्प साहब 2028 तक हैं अपनी गद्दी पर, पता नहीं शायद गद्दी पहले भी चली जाए, तो मैं इस बात पे मैं टिप्पणी, जो जैसा हालात बन रहे हैं हो सकता है गद्दी जल्दी भी चली जाए, क्योंकि नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन है, अगर सेनेट में मेजोरिटी नहीं रही तो पता नहीं टिक पाएंगे नहीं टिक पाएंगे। तो ट्रम्प साहब वैसे भी 28 में चले जाएंगे। पर भारत और अमेरिका के रिलेशन ट्रम्प साहब से पहले भी थे, ट्रम्प साहब से बाद में भी बने रहेंगे। मुझे लग रहा है यही बात दिमाग में रख के मुकेश अंबानी साहब ने इस निवेश का निर्णय लिया होगा, ट्रम्प साहब के प्रेशर में आके। ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब तक ट्रम्प साहब रहेंगे ना, बड़ी प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं संजीव, जब तक ट्रम्प साहब का टर्म पूरा होगा तब तक तो रिफाइनरी अभी शायद पता नहीं चालू भी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हमें अमेरिका को अपना दुश्मन नहीं समझना चाहिए किसी एक व्यक्ति की वजह से, ये मैं कहना चाहता हूं। शरद जी, आपकी बात से बहुत चीजें क्लियर हो गई हैं। शायद मैं इस पे सवाल करता तो उनके आंसर नहीं मैं ले पाता, मेरे पास सवाल नहीं होते, आपके पास आंसर सबके होते हैं। मैं आपकी बातचीत से ये निकल के आ रहा है, समझ पा रहा हूं कि रिलायंस और मुकेश अंबानी, इन दोनों ने अगर दिमाग लड़ाया है 300 अरब डॉलर रिफाइनरी वहां खर्च करने के लिए अमेरिका ने, तो इन्होंने एक बिजनेस माइंड से अप्लाई किया अपना जी बिजनेस माइंड। इन्होंने व्यक्ति विशेष को नहीं देखा है, इन्होंने बिजनेस जी को। आपकी बातचीत से जो लग रहा है, दूसरे जी मिडिल जी ईस्ट और वेस्ट एशिया में जो हालात पैदा हुए हैं, स्पेशली ईरान को लेके, जो एक तेल का बहुत बड़ा जरिया है दुनिया के लिए, कि उस पर जी। डिपेंडेंसी भारत की ना रहे फ्यूचर में, आज हमें लग रहा है। एक छोटी सी बात ऐड कर दूं, आप कंटिन्यू रखिएगा, आप बहुत अच्छा सम अप कर रहे थे। छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगा, रशिया में क्यों? क्योंकि रशिया यूक्रेन, इस समय रशिया में युद्ध चल रहा है। यूक्रेन से भी लगातार हमले रशिया की तरफ हो रहे हैं, आप शायद बहुत लोग नहीं जानते हैं। दूसरा, अफ्रीका, नाइजीरिया बहुत बड़ा ऑयल का प्रोड्यूसर है, पर अफ्रीका में बहुत समस्याएं हैं निवेश करने में। इतनी समस्याएं हैं कि आप जो एयरटेल वहां काम करती है, आप कभी जाके पूछिए कितनी समस्याओं का कीनिया में, इथोपिया में, जितनी जगह एयरटेल की प्रेजेंस है, घाना में कितनी वहां पर दिक्कतें हैं। अमेरिका को एक सेफ जगह लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से माना जाता है। क्षमा करें, आप कंटिन्यू करें प्लीज। आपकी बात मैंने सुनी सर, बिल्कुल आपने सही पॉइंट रेज किया है, बताया है, जो दर्शक हैं, व्यूवर्स हैं हमारे, उनके लिए। सर एक चीज चलते चलते हम बस पूछना चाहेंगे, 300 अरब डॉलर अगर ये भारत में लगाए होते तो भारत कहाँ खड़ा होता रिलायंस ने? बहुत बड़ा होता, 27 लाख करोड़ रुपए तो बहुत बड़ी, हमारा जो बजट होता है सालाना संजीव, वो इस बार करीब 55 लाख करोड़ के आसपास का था। तो लगभग हमारे एनुअल जीडीपी से आधी रकम है। हालांकि ये रकम एक साल में नहीं लगेगी, ये रकम करीब आने वाले 20 साल में लगेगी। नेचुरली यहाँ लगता तो नौकरियां मिलती लोगों को, और नौकरियां मिलती, व्यापार बढ़ता, उससे इर्द गिर्द इंडस्ट्रीज खड़ी हो जाती। जैसे जामनगर के आसपास आप देखें, पूरा जामनगर की और उसके आसपास कई किलोमीटर दूर की इकोनॉमी उस रिफाइनरी के इर्द गिर्द चलती है। पूरा शहर, मैंने आपको जिस एक्सीडेंट का बताया, जब मुझे स्ट्रेचर पे जामनगर के एक अस्पताल में इमरजेंसी में ले जाया गया, तो वो भी रिलायंस के ही द्वारा, वहां के डॉक्टर्स थे, उनको बताया गया। तो पूरा वहां रिलायंस का इन्फ्लुएंस है। फिर मुझे एयर एम्बुलेंस मैंने ली, वहां पर फ्लाइट्स भी चलती हैं, तो इसी वजह से, क्योंकि रिलायंस की रिफाइनरी है। अगर वहां रिलायंस की रिफाइनरी नहीं होती तो ना मुझे एयर एम्बुलेंस मिलती है, मैं शायद आपके सामने इस समय नहीं बैठा होता, क्योंकि मुझे नहीं इमरजेंसी में दिल्ली प्लीज। लाया गया था उस समय। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मैं कोई इसमें कोई रिलायंस का कोई रोल था, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये आपको ये कह रहा हूं कि भारत में लगाया होता, पर भारत में लगाया होता, भारत में रिलायंस का ऑलरेडी निवेश कर रहा है, ऐसा नहीं है कि निवेश नहीं कर रहा है। पर भारतीय, और देखिए मैं तो एक ये भी बात मानता हूं, अगर कोई भारत की कंपनी ग्लोबल बन रही है और भारत की कंपनी इंटरनेशनल जा रही है, जैसे अमेरिका को फक्र होता है हमारी माइक्रोसॉफ्ट अलग अलग देशों में है, पेप्सी, कोका कोला अलग अलग देशों में, अमेजॉन कहां नहीं है, गूगल गूगल मेटा कहां नहीं है, फक्र होता है ना उन कंपनीज को, वी आर मल्टीनेशनल। तो अगर भारतीय कंपनी मल्टीनेशनल बनने जा रही है, तो मुझे लगता है हम हर चीज को ऐसे चश्मे से ना देखें कि हम सब कुछ यहीं पर करें, हर सारा निवेश यहीं पर करें। कुछ बिजनेस रीजंस रहे होंगे जो भारत में नहीं, उनको वो जगह उचित नजर आई संजीव। सर लास्ट एक सवाल है, क्योंकि आप भी बिजी हैं, आपको भी जाना है। वो ये है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर और जापान जा रहे हैं कि उनके स्टेट में वो लोग कंट्री इन्वेस्ट करें।
हमारे रिलायंस के मुकेश अंबानी अमेरिका पहुंच गए हैं इतनी बड़ी मोटी रकम लेके। 27 लाख करोड़ बहुत मायने रखता है। सर, अपने ही देश में उल्टा पुल्टा हो रहा है क्या? हाँ या ना? नहीं, ठीक है, ये दोनों तरफ चलता है। जहां कुछ राज्य जहां पर अभी बहुत ज्यादा आर्थिक विकास नहीं है, वो बाहर जाके यहाँ पर कंपनीज को लेकर आते हैं। हमारे यहाँ की कंपनीज बाहर निवेश करती है। एक बिजनेस की प्रक्रिया है। मैं एक बिजनेस बैकग्राउंड से आता हूं संजीव, और मुझे पता है कि ये दोनों तरफ चलता है। अब भारत से बाहर भी निवेश, अगर आप कुमार मंगलम बिरला साहब को लें, जो कि आदित्य बिरला ग्रुप है, वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। मेरी उनसे एक दो बार मुझे मुलाकात करने का मौका भी मिला है कुछ इवेंट्स में। तो उनके भी निवेश देखिए आप, इधर साउथ ईस्ट एशिया में थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया, उन लोगों ने भी वहां निवेश किए हुए हैं। तो मुझे लगता है भारतीयों को, असल में भारतीयों को ये पता नहीं है कि कितनी भारतीय कंपनियां ग्लोबल हैं। तो अगर भारतीय कंपनी ग्लोबल होती हैं तो एक भारतीय के लिए फक्र की बात है, और ये देश की तरक्की की तरफ इशारा करता है। ये बात सच है कि अगर भारत में लगता तो उसका फायदा होता। पर जैसा मैंने कहा, और हम ये क्यों भूल रहे हैं संजीव, कि जहां ऑयल होगा, जिस जगह के पास ऑयल होगा, वहीं पर रिफाइनरी होने का फायदा है। अब मिडिल ईस्ट हमसे ज्यादा दूर नहीं है। मिडिल ईस्ट, यहां से आप हवाई जहाज से लें तो आप 2.5-3 घंटे में मिडिल ईस्ट पहुंच जाते हैं। तो शिप से आने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। टेक्सास में शेल ऑयल निकाला जाता है, तो रिफाइनरी वहीं लगाने का फायदा है जहां पर ऑयल पाया जाता है। ये भी एक कारण रहा होगा संजीव। सर, एक बात तो तय है हमारी आपकी बातचीत में, आप हो सकता ना सहमत हो, सहमत असहमति आपकी और हमारी स्वतंत्रता है, कि अगर जो अमेरिका ने भारत के साथ किया, अगर भारत अमेरिकियों को हथकड़ियों में बेड़ियों में बांध के भेजता वहां और टैरिफ लगाता 6 गुना, 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना, ठीक, तो शायद अमेरिका भारत की तरफ मुंह करके नहीं देखता, पैर करके नहीं सोता। लेकिन भारत वहां भी अभी भी चणम चणम गच्छामी है। तर्क और कुतर्क सर चलते रहेंगे, इनकी कोई सीमा नहीं मैं है। मैं आपकी बात का सम्मान करता हूं, आपकी भावनाओं का, आपके आपके थॉट प्रोसेस का सम्मान करता हूं। मैं क्योंकि मैं भी उतना ही देशभक्त हूं जितने आप हैं। मुझे अपना देश बहुत प्यारा है। मेरी जो इस समय पोजीशन है, मैं दुनिया में कहीं भी सेटल हो सकता था। जिस देश में चाहता वहां जाके अपने आप को बसा सकता था। मैंने भारत को ही चुना यहाँ पर काम करने के लिए, रहने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये जो पॉलिटिकल विषय हैं, और जो पॉलिटिकली, जिसमें पॉलिटिकल तड़का है, मैं थोड़ा उससे उससे किनारा रखता हूं, क्योंकि मैं बहुत व्यस्त रहता हूं। मुझे लगता है वो जिनका काम उसी को साजे, और कोई करे तो डंका बाजे। मैं सर सहमत हूं आपकी बात से। शुक्रिया स्टेट में हिंदी से। सर, इस थैंक यू सो खास मच। मुद्दे पे विशेष बातचीत करने के लिए धन्यवाद शरद कोहली साहब। थैंक यू सो मच। थैंक यू।